Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, and this is Ishan Hussain and you watching Zia Learner Mind. So last time हमने gaseous exchange in plant और इसके साथ साथ सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के हवाले से हमारी डिटेल में डिस्कशन हुई थी। तो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होते हैं। तो टू दी पॉइंट हमारे टॉपिक पे ही आते हैं कि गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल। गैसियस एक्सचेंज एक बहुत ही मेजर क्या है, फंक्शन है। तो उस फंक्शन को करने के लिए गैसियस एक्सचेंज क्या है, एक मेजर फंक्शन है। तो इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक या दो आर्गन की बस की बात, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है इसको परफॉर्म करने के लिए एक या दो आर्गन की बस की बात नहीं है, और इस बड़े से फंक्शन के लिए इसको परफॉर्म करने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर टू दी पॉइंट हमारे टॉपिक पर ही आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर ले, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपकी कोर्स में उन्होंने शामिल किया है। तो फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। एक द फर्स्ट वन इज द एयर पैसेजवे एंड द सेकेंड वन इज द लंग्स। सिंपल से बात है, सिंपल करके मैं इसको बताऊं। एक तो हमारे पास इस हवा को ले जाने के लिए हवा की नालियां हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं। तो इन हवा की नालियों को जो कि क्या कर रहे हैं, हवा को हमारे लंग्स में लेके जा रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है, दी एयर पैसेजवे। और इसके बाद ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, हमारे बिल्कुल रिब केज के अंदर ये इनक्लोज्ड होता है, इसको कहा जाता है दी लंग्स। क्या कहा जाता है, दी लंग्स। अच्छा जी, तो फिर है तो वही सांस की नाली, मगर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर में ही चेंज हुआ है। तो हर स्टेप्स में हर, ठीक है ना, ये जो नेक्स्ट पॉइंट पे इनकी जो शेप थोड़ी बहुत चेंज हो गई है, थोड़ी बहुत इनकी फंक्शन के हिसाब से, वो भी स्ट्रक्चर के हिसाब से फंक्शन भी चेंज ही हो रही है। तो फिर इनको हमने अलग अलग से नाम दिए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दी एयर पैसेजवे, हवा की नालियाँ। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, एयर पैसेजवे है, इसका जो फर्स्ट जो पार्ट है इसको कहा जाता है नोस्ट्रिल्स। क्या कहा जाता है, नोस्ट्रिल्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी नोज हो ना, तो हमारे नोज के बिल्कुल टिप है ना, यहाँ पे एक होल है, सुराख है, सिंपल से बात है। और इस सुराख को क्या कहा जाता है, नोस्ट्रिल्स। और नोस्ट्रिल का फंक्शन यही है कि ये बाहर से एयर को क्या कर लेते हैं, बाहर से एयर को हमारी नोज के टुवर्ड्स लेके जाते हैं, लंग्स के टुवर्ड्स लेके जाते हैं। तो अगर ये होल ही ना हो तो फिर उस कंडीशन में क्या होता, अगर होल ही ना हो तो उस कंडीशन में हवा हमारे लंग्स में उसको लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता। तो हमारे बिल्कुल नोज के टिप पे जो सुराख है इसको क्या कहा जाता है, नोस्ट्रिल्स। अब गौर करें ना, नोस्ट्रिल के बाद बड़ा सा काफ़ी जो एक खाली जगह है ना, फ्री खाली जगह है, इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड नेजल कैविटी। क्या कहा जाता है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी कहा जाता है। अच्छा, वो जगह जो कि हमारे नॉस्ट्रिल्स के पीछे साइड पे है, नॉस्ट्रिल्स के पीछे साइड पे जो खाली जगह है, इस खाली जगह को या इस कैविटी को क्या कहा जाता है, नेजल कैविटी कहा जाता है। समझ आ गए। अच्छा, अब इससे पहले माउथ तो बहरहाल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं आते हैं, तो फिर ओवरऑल साथ ही है, तो फिर हम इसको भी थोड़ी बहुत देख लेते हैं वो। अच्छा जी, अब ये हमारा माउथ वाला पोर्शन है जिसके थ्रू हम पानी, खुराक वगैरह लेते हैं, ठीक है। और हमारे मुंह के पीछे वाली जो खाली जगह है, जहाँ पे हमारे टीथ होते हैं, जहाँ पे हम खुराक को रख के चबाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ओरल कैविटी। दिस इज कॉल्ड ओरल कैविटी। तो आपने कभी भी नहीं बोलना कि नोज के पीछे, नोस्ट्रिल के पीछे वाले जगह को कहा जाता है नेजल कैविटी, और हमारे माउथ के पीछे वाली जो जगह हैं इसको क्या कहा जाता है, ओरल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। अब फिर से गौर करें तो वो पॉइंट
ठीक है। वो पॉइंट जहां पे नेजल केविटी और ओरल केविटी आपस में मिले, इस पोर्शन को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। क्या कहा जाता है? फेरिंग्स। वो पॉइंट जहां पे नेजल केविटी और ओरल केविटी आपस में मिले, दोनों मिले ना, दोनों मिलके एक ही क्या हो गए। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक एग्जांपल ये भी दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो बॉयज़ गर्ल्स दोनों का विंग्स अलग है, ठीक है। विंग्स तो मुकम्मल क्लासेस अलग हैं फॉर एग्जांपल, मगर मेन गेट तो दोनों का क्या है? सेम है। तो दोनों का जो मेन गेट सेम है, बिल्कुल इसी तरह ये दोनों का ये जो दोनों कैविटी है ना वो अलग अलग है, मगर नीचे आने के बाद, थोड़ा आगे आने के बाद ये दोनों है ना एक ही रास्ते से गुजरते हैं और उस रास्ते को और उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? फेरिंग्स कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद फेरिंग्स के फौरन बाद जो ही फेरिंग्स एंड हो जाता है, उधर से आगे एक छोटा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एपिग्लोटिस, और एपिग्लोटिस के बिल्कुल नीचे एक और स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है ग्लोटिस कहा जाता है। अच्छा, अब गौर करें ना, अब ये जो मैंने यहाँ पे शो किया ना, ये हमारा क्या है? ये सांस की नाली, ये हमारे फूड कैनल है जी, खुराक की नाली है, फूड कैनल कहें या एसोफेगस कहें। अच्छा, ये क्या कर लेते हैं? खुराक को जो आप चबाते हैं, चबाने के बाद इसको हमारे मैदे में लेके जाते हैं, हमारे स्टमक में लेके जाते हैं। अब देखें ना, कानून कुदरत देखें, यहाँ पे अल्लाह ताला ने किस तरीके से यहाँ पे जो इंसान की जो बॉडी है ना उसको शेप दिया हुआ है, कैसा ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ पे हो रहा होता है। नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली ये जो एपिग्लोटिस है वो इसमें आके बंद होता है, तो खुराक की नाली बंद ही रहते हैं। क्या होते हैं? बंद ही रहते हैं, खुराक की नाली बंद ही रहते हैं। तो फिर आप 24 घंटे सांस लेते रहते हैं, ठीक है। अब इन केस अगर आपने कोई फूड लिए हो, चबाए हो, या पानी पी रहे हो, ठीक है, तो फिर अब क्या कर लें? यहां पे प्रेशर अप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो फिर प्रेशर ग्लोटिस पे लगता है। ग्लोटिस पे लगने की वजह से जो एपिग्लोटिस इसमें फिट था, ये क्या हो जाते हैं? यहां से निकल के इसको बंद कर लेते हैं और सांस की नाली क्या हो जाती है? खुल जाती है। तो यूं खुराक, फूड जो आपने चबाया था, पानी आप पी रहे हैं, ठीक है, वो हमारे सांस की नाली में जाने के बजाय फौरन क्या हो जाते हैं? हमारे खुराक की नाली के जरिए से, एसोफेगस के जरिए से नीचे एक और कैनल के थ्रू क्या हो जाते हैं? हमारे स्टमक में चले जाते हैं। अच्छा, अब आप इसके बाद देखें, जो ही ग्लोटिस एंड हो, इधर से आगे एक लंबी सी स्ट्रक्चर, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, होल कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, इसको कहा जाता है लैरिंग्स। क्या कहा जाता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स से इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। यही वो जगह है जहां से हमारी जो साउंड है ना वो यहाँ से क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पे जो मसल्स होते हैं, लैरिंग्स के जो मसल्स होते हैं, वो आपस में क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं, और उसी की वाइब्रेशन से क्या होने लगती है? साउंड प्रोड्यूस होने लगती है। अब ये डिफरेंट क्या किसकी होती है? ये जो इसके अंदर थोड़ी वेरिएशन होती है, और वेरिएशन जिसकी वजह से मेरा आवाज़ कुछ और है, किसी का आवाज़ कुछ और है। बच्चों और उनकी आवाज़ की बात कर ले तो फिर शिरनेस ज़्यादा होगी। बाकी इसके अलावा मेन और बड़े या जो अडल्ट बॉयज़ की बात कर ले तो फिर उनकी क्या होती है? होल जो आवाज़ है, उनकी जो वॉइस है, वो ग्रेवनेस उनके अंदर ज़्यादा होती है। अब ये इसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर लेते हैं। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड लैरिंग्स। देखे ना, है तो वही चीज़ सब क्या है? सांस की नाली, मगर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आके ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा, और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी फंक्शन भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा। अच्छा, इसके बाद मजे की बात है, जो ही लैरिंग्स एंड हो जाए उसके बाद बिल्कुल सी शेप ना, गोल गोल, यूं गोल गोल सी शेप, कर्व शेप स्ट्रक्चर्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, और उस लंबी, थोड़ी बहुत काफ़ी लंबी होती है, और उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्रेकिया। दिस इज कॉल्ड ट्रेकिया। ये कार्टिलेजिनस इन स्ट्रक्चर होती है, सी शेप होती है, मतलब सी लाइक बेंड से ये बनी होती है, CSHAPED शेप्ड, सी शेप्ड होती है। और
ये क्या कर लेते हैं, ये सी शेप इसलिए होता है, अगर यहाँ पे सी शेप बेंड्स ना होते तो फिर ये कोलेप्स हो जाते हैं। जब ये कोलेप्स हो जाएं, सिकुड़ जाएं, तो फिर सांस लेने में या जो ब्रीथिंग का प्रोसेस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। जब ब्रीथिंग ना हो तो फिर गैसियस एक्सचेंज मुतासिर हो जाता, फिर गैसियस एक्सचेंज मुतासिर हो जाए तो फिर पूरा होल हमारे बॉडी की हमारे होल बॉडी की क्या हो जाते हैं, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होती। अच्छा जी, अब इसके बाद है सी शेप इसलिए होता है ताकि इसको सिकुड़ने और इसको, ठीक है ना, ये जो वो होने में, ठीक है, सिकुड़ने नहीं देता, ताकि ये क्या हो, इसका जो शेप मेंटेन रहे। जब ये खुला रहेंगे तो फिर आप सांस लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में क्या हो जाएगी, आसानी होगी। इसलिए ये क्या होते हैं, सी शेप होते हैं। इसके बाद देखें, गौर करें ना, तो फिर यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास वही ट्रेकिया है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हुए हैं। एक राइट ये जो लंग्स में चले गए हैं और दूसरा लेफ्ट लंग्स में चले गए हैं। सो बोथ दी जो कि क्या हुए हैं, ये जो ट्रेकिया से आगे एलोंगेटेड होते हैं, उसकी डिवीजन ही, उसकी ब्रांच ही है। और उस ब्रांच ऑफ ट्रेकिया को क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसका मतलब है ट्रेकिया थोड़ी बड़ी सांस की नाली थी, ये मजीद दो छोटी सांस की नालियों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई मजीद ये जो लंग्स में आगे, राइट और लेफ्ट लंग्स में आगे मजीद छोटे छोटे हवा की नालियों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इन हवा की नालियों को क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स मजीद छोटे छोटे ये जो हवा की नालियों में डिवाइड हो जाती है, और इतने ये छोटे छोटे हवा की नालियों में डिवाइड हो जाती है फिर, और उन हवा की जो नालियों में बहुत ही छोटे छोटे हवा की थैलियाँ मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो ये जो एयरवे के अंदर हवा की थैलियाँ मौजूद होती है, और इस हवा की थैलियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। एक तो ऑक्सीजन होता है, यहाँ से ले आते हैं तो ऑक्सीजन स्टोर होगी, और ब्लड यहाँ से गुजरेगी, हार्ट से ब्लड यहाँ से गुजरेगी, गुजरने के बाद वहाँ से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को भी, यही जो एल्वियोली जिसको कहा जाता है या एयर सिक्स कहा जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को उठाते हैं। बाकी इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को उठाते हैं, और उठाने के साथ साथ ये जो ऑक्सीजन को ये क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में शामिल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अबाउट द लंग्स। क्या है, द लंग्स। जो ही हमारे सांस की नालियां खत्म हो जाए, उधर से आगे हम स्टार्ट हो जाता है लंग्स। लंग्स की जस्ट इंट्रोडक्शन या अगर इसकी डिफिनेशन कर ले तो फिर ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ मसल से ही बनी होती है, और इसके अंदर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने की सलाहियत मौजूद होती है। और इसकी लोकेशन की बात कर ले तो ये हमारा चेस्ट है ना, ठीक है, और हमारे चेस्ट में तकरीबन ये जो 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, पसलियाँ, और उसके बिल्कुल अंदर हमारा होल जो लंग से इनक्लोज होता है, उसकी प्रोटेक्शन इस तरह हुई होती है। और जो हमारे रिब केज है ना, ये जो उनके बीच में जो खास किस्म की मसल्स हैं, ठीक है, और उन मसल्स को क्या कहा जाता है, इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है, इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है, इंटरकोस्टल मसल। और जो ही हमारा जो लंग्स एंड हो जाए, इधर से आगे एक डोम शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है, और इस डोम शेप मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को कहा जाता है डायफ्राम, DIAPHRAGM। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है डायफ्राम। क्या कहा जाता है, डायफ्राम। और जो लंग्स है, इसका मेन फंक्शन यही है कि ये गैसियस एक्सचेंज और यहाँ पे ही होती है, और इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिर से क्या कर लेते हैं, बॉडी से रिमूव करने, और ऑक्सीजन को यहाँ पे स्टोर करने में लंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और हमारे जो लंग्स की बात कर ले तो ये क्या होते हैं, दो मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है, ठीक है, एक को इंटर प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, दूसरे को आउटर कहा जाता है। इन दोनों के दरमियान एक खास किस्म की फ्लूइड होती है, ठीक है। अच्छा, ये वही जो फ्लूइड होती है जिसकी वजह से दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लंग्स। अगर इसके अंदर पानी ना होता, फ्लूइडिटी ना होता, तो फिर क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी ना होता, अब उसी फ्लूइड की वजह से ही होती है,
और जिसकी वजह से जो लंग से एक्सपेंड होता है और कंट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, होल हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, वो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। और इस तरह हमारी बॉडी के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहा होता है। तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये जो नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।